नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान का दूसरा प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 50 ही प्रश्न मिलने वाले हैं, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। और इसमें टोटल हम जो आपको कराने वाले हैं लगभग लगभग जो है 5000 के आसपास क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम कराएंगे सारे सब्जेक्ट के। और इन 5000 क्वेश्चन में से आपको देखना कितने क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे और देख लेने हैं आपको सारे क्वेश्चनों को, स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिल जाएगा। और इसका एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। और इसी तरह से हमारे चैनल पर मैराथन भी आपको देखने को मिल रही है। लगातार हम मैराथन भी अपलोड कर रहे हैं और लगातार बाकी क्लासें भी देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और पहला क्वेश्चन हो जाता है आज हमारे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। अत्यधिक उच्च ताप यानी कि सबसे ज़्यादा जब ताप हो जाता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं पायरोमीटर, फोटोमीटर, फोनोमीटर और पैक्नोमीटर। तो बात की गई है उच्च ताप को मापने के लिए। तो उच्च ताप को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है आपका पायरोमीटर का। और ये पायरोमीटर क्या होता है, ठीक है। तो पायरोमीटर आपने देखा होगा, लॉकडाउन में हर सभी ने जो है पायरोमीटर को देखा है। ये जो आपका कहीं जाते थे और आपका जो है वो टेम्परेचर चेक करते थे, ठीक है। तो वो उच्च ताप आपका वहाँ पर जो है चेक किया जाता था, ठीक है। तो अभी हम मशीन दिखाएंगे आपको, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि क्या था पायरोमीटर, ठीक है। तो आपको इमेज भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि पायरोमीटर जो है क्या होता है, उच्च ताप किस तरह से मापा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर ए। और यहाँ पर दिखाया गया है ये हमारा पायरोमीटर, इसको जो है रेडिएशन थर्मामीटर भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसी को रेडिएशन थर्मामीटर कहा जाता है और इसी को पायरोमीटर कहा जाता है। और ये एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये गन जैसा होता है, बंदूक के जैसा होता है। और ये जो है यहाँ पर जो है आपके माथे पर लगाकर जो है इसका फिर टेम्परेचर को चेक कर लिया जाता है, ठीक है। तो लॉकडाउन में आपने ये काफ़ी देखा होगा। और यहाँ बताया गया है जो हमारा पायरोमीटर है ये जो है अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोटोमीटर विभिन्न प्रकाश स्रोतों का प्रदीपन तीव्रता को तुलना करने के लिए यूज होता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता का स्पंदन के लिए यूज होता है। और जो हाइड्रोमीटर है द्रव का घनत्व मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। जो सोनार है ये किसके प्रयोग में लाया जाता है, सोनार को। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और आप हमारे चैनल से जुड़ रहिए क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार जो है क्लासें चल रही हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। 9 संचालकों के द्वारा लाया जाता है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ये होता है सोनार। और सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, ठीक है। ये होती है इसकी फुल फॉर्म। और यहाँ पर जानेंगे थोड़ा सा सोनार के बारे में। तो सोनार एक तकनीक है जो नौ चालन जल के अंदर संचार करने और जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। किस तरह से उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर आप देखते हैं, जब जल के ऊपर यहाँ से जो है एक जहाज या फिर नाव या कुछ इस तरह से जाता है तो उसके नीचे यहाँ पर जो है एक सिस्टम लगा होता है, उसको सोनार कहा जाता है। और उससे जो है एक ध्वनि निकलती है कुछ इस तरह से। वो जल की जो समुद्र की तली होती है उसकी तली से यहाँ से टकरा कर वापस चली जाती है। तो ये जो है समुद्र की तली से टकराकर फिर वापस चली जाती है। तो इसी से पता चल जाता है कि वहाँ पर कितनी गहराई है, ठीक है। तो ये समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका नाम हो जाता है सोनार। और यहाँ पर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 9 संचालकों के द्वारा जो है इसका उपयोग किया जाता है। और परासर्व जो ध्वनि होती हैं, जो तरंगे होती हैं, उनको उपयोग इसमें किया जाता है। यहाँ से परासर्व तरंगे भेजी जाएंगी और फिर ये वापस जाएंगी। तो इसी से पता लगा लिया जाएगा कोई वस्तु रास्ते में है या फिर नहीं है।
अगला क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट से जो है आपको उत्तर भी चुनना है। तो एक तरफ आपके उपकरण दिए गए हैं, एक तरफ आपकी मापन की राशि दी गई है। ये हमारा जो है ये फिजिक्स का हमारा दूसरा सेट प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा हमने बाकी सब्जेक्ट के जो हैं प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, आपको सारे देख लेने हैं। तो सबसे पहले बात की गई है एमीटर की। तो एमीटर क्या होता है? तो एमीटर होता है ये आपका मापेगा विद्युत धारा को। हाइग्रोमीटर होता है ये आपका कहीं ना कहीं सापेक्ष आर्द्रता को मापता है। बैरोमीटर ये दाब की जो है मापता है और स्प्रिंग तुलाई भार का जो है मापन की राशि मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाता है? तो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 किस में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आपका केवल ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना है कौन सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर, कार्बोरेटर, कार्डियोग्राफ और सिस्मोमीटर। कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी 3 यहाँ पर सुमेलित हैं, एक आपका सुमेलित नहीं है। तो कार्बोरेटर की बात करते हैं, ये आपका आंतरिक दहन इंजन से संबंधित हो जाता है। मैनोमीटर की बात करते हैं तो ये आपका दाब से संबंधित हो जाएगा। कार्डियोग्राफ ये हृदय गति से संबंधित हो जाता है, जब किसी को हार्ट अटैक आता तो उसको जो है फिर कार्डियोग्राफ उसका किया जाता है। और सिस्मोग्राफ जो है पृष्ठ तल की वक्रता को नहीं मापेगा। सिस्मो जो मीटर होता है ये मापता है भूकंप मापने की एक इकाई हो जाती है सिस्मोग्राफ, या फिर इसको सिस्मो मीटर भी कहा जाता है। हिंदी में कहें तो ये होता है आपका भूकंप मापी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर सारी समझ लेनी है। आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल डी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। और ये होता है, यहाँ पर इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये होता है सिस्मोग्राफ। ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा हो जाएगा जो यहाँ पर भी सुमेलित नहीं दिखाया गया है? तो सुमेलित नहीं है यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो एनीमोमीटर है। एनीमोमीटर ये वायु की चाल को मापता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एमीटर विद्युत धारा को मापता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और टैक्योमीटर जो है दाबांतर को नहीं मापेगा, ये गलत हो जाएगा। पायरोमीटर ये आपका उच्च दाब को मापता है। अच्छा, टैक्योमीटर जो है किसको मापता है ये भी आपको पता होना चाहिए। टैक्योमीटर से तो जो टैक्योमीटर है ये मापता है आपका घूर्णन की गति। ठीक है, ये जो टैक्योमीटर है ये घूर्णन की गति को जो है मापने का कार्य करता है। ठीक है, घूर्णन की गति। और यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको सबसे पहले जो हो जाता है यहाँ पर ये हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर यानी पहले जो है जो ट्रक होते थे उनके ऊपर लगा होता था, सर के ऊपर लगा हो जाता है ट्रक के, तो वो जो है हवा के द्वारा जो है घूमता था। ठीक है, ये कटोरियाँ लगाई जाती हैं, चारों तरफ चमचे टाइप के लगाए जाते हैं, तो इस तरह से इसको एनीमोमीटर कहा जाता है और ये हवा की गति को बताता है। ठीक है, तो ये होता है एनीमोमीटर। एमीटर ये आपने सभी ने देखा होगा, ये आपका एमीटर होता है जिसमें कभी हम टीवी ठीक कराने जाते हैं, अपनी रेडियो ठीक कराने गए हैं, तो उस समय जो है वो देखते हैं कि करंट जो है कितना है, कहाँ पर है, ठीक है, किस में नहीं है। तो उस तरह से फिर ये एमीटर यहाँ पर हो जाता है, इसको घुमा घुमा कर जो है यहाँ से वो चेक करते हैं। ठीक है, बल्ब जला के देखते हैं एक बार कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इस तरह से ये हो जाता है यहाँ पर एमीटर। इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है जो टैक्योमीटर है। तो टैक्योमीटर क्या होता है? तो टैक्योमीटर जो है किसी चीज़ की घूर्णन गति, यहाँ पर इसको लगाने पर चेक होगा कि इसकी जो गति है घूमने की वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से टॉर्च के द्वारा या फिर इसको टच करके पता लगाया जा सकता है कि कितनी जो है यहाँ पर घूर्णन गति हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से टैक्योमीटर हो जाएगा। और एक होता है आपका पायरोमीटर, ये गन के जैसा होता है। लॉकडाउन में आपने काफ़ी ये देखा है, सब जगह बैंकों में, लाइनों में, स्कूलों में, सब जगह जो है इसका इस्तेमाल हुआ है लॉकडाउन में पायरोमीटर का। ये आपके शरीर के ताप को बताता है, दूर से ही बता देता है, टच करने की भी आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो ये होता है पायरोमीटर। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपने देख ली हैं। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। और यहाँ सबसे पहले दिया गया है आपका यंत्र का नाम, एक तरफ राशियाँ जिसमें ये मापते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है वो आपका इन्हीं के द्वारा बनता है, जैसे एनीमोमीटर, एमीटर, टैक्योमीटर, पायरोमीटर। क्वेश्चन घूम फिर के जो है इन्हीं सबके जो है अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाता नहीं है। हालांकि यह है कि एग्जामिनर जो है तरह तरह से क्वेश्चन बनाता है, केवल इतना अंतर पड़ जाता है, बाकी क्वेश्चन आपका यहीं से देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ पर भी दिखाया गया जो एनीमोमीटर है ये आपका किससे संबंधित हो जाता है, एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर हमने बताया आपको ये आपका वायु की गति को मापता है। एमीटर जो है ये आपका विद्युत धारा को मापता है। टैक्योमीटर ये आपका घूर्णन गति को मापेगा और पायरोमीटर ये आपका उच्च ताप को मापता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो करेक्ट बनेगा एक का तीन आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। बी का हो जाता है हमारा 4 और बी का 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर जो है बी में ही दिया गया है। सी का हमारा 1 हो जाएगा और डी का हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। सापेक्ष आर्द्रता की बात की गई है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये मापी जाती है, किससे मापी जाती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है ये आप आर्द्रता को कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी जो है ये आर्द्रता को ही कहा जाता है। और आर्द्रता जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और ये होता है यहाँ पर हाइग्रोमीटर, आप देख सकते हैं ये जो है आर्द्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए, तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए यंत्र जो प्रयोग में लाया जाता है वो होता है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित ताप मापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ठीक है, हमने अभी आपको इमेज के माध्यम से भी दिखाया पायरोमीटर। तो ये होता है विकिरण ताप मापी। ठीक है, विकिरण के द्वारा जो है आपका ताप माप लिया जाता है और इसमें जो है 200 सेल्सियस से लेकर 1600 सेल्सियस तक जो है माप इसकी होती है। केवल 200 सेल्सियस से मापेगा ये और 1600 सेल्सियस तक जो है ये माप सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं माप सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, विकिरण ताप मापी इसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता का जो मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का जो मापन किया जाएगा ये किया जाता है आपका रिक्टर पैमाने पर। रिक्टर पैमाने पर किया जाता है भूकंप की तीव्रता का मापन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में जो डूबी हुई वस्तुएं हैं उनकी स्थिति जाननी है तो उनका जो यंत्र का प्रयोग किया जाएगा तो वो किया जाता है आपका सोनार के द्वारा। ठीक है, हमने आपको ऊपर दिखाया था अभी, जो जहाज़ में से जो है किरणें आती हैं, पराशर तरंगें आती हैं और फिर वो वापस जाती हैं, उसके द्वारा जो है पता लगाया जाता है आपका डूबी हुई वस्तुओं का। तो सोनार जो है उसका, सोनार में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता मापी जाती है। जो रेडियो सक्रियता है वो मापी जाती है। तो रेडियो सक्रियता जो मापी जाएगी वो मापी जाती है आपकी गाइगर काउंटर से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा और ये होता है गाइगर काउंटर। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से जो है रेडियो सक्रियता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर परिमाण है? वेक्टर परिमाण कौन सा हो जाएगा? तो वेक्टर परिमाण को जानने के लिए आपको जो है अदिश और सदिश राशियों का पता होना चाहिए वेक्टर परिमाण के लिए। और यहाँ पर जो वेक्टर परिमाण है वो हो जाता है आपका बल। बल जो है ये वेक्टर परिमाण माना जाएगा। और यहाँ पर दिखाई गई हैं जो भौतिक राशियों में जिसमें सदिश भी हैं और अदिश भी हैं। तो यहाँ कहा गया है वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, इनमें आपकी वेग, बल, संवेग, विस्थापन, भार, त्वरण, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण, ये सभी जो हैं इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा कुछ आपकी अदिश राशियाँ भी देखने को मिल जाती हैं जिनमें आपकी ये वो भौतिक राशियाँ होती है जिनमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, केवल परिमाण वाली अदिश हो जाती है, इनमें दिशा नहीं होती है। अदिश इनको इसलिए कहा जाता है। और जो सदिश होती है वो जो है उनके में जो है दिशा भी होती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है जो अदिश हैं उनमें दिशा नहीं होती है। तो इनमें आ जाएगा आपका जैसे द्रव्यमान है, मास, आयतन, समय, तापमान, कार्य, ऊर्जा, चाल, कार्य, विद्युत धारा, तो ये सभी जो है आपकी इसमें आ जाती हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए और दिए गए कूटों से जो है सही कूट का आपको चयन करना है। और यहाँ पर कथन दिए गए हैं, कारण दिया गया है। तो कथन कहता है विद्युत धारा एक अदिश राशि है।
जो विद्युत धारा है एक अदिश राशि है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है और यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक का सही स्पष्टीकरण भी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी है जो सदिश राशि यहाँ पर मानी जाएगी। तो सदिश राशि है आपकी विस्थापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो विस्थापन है ये आपकी सदिश राशि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बनता है विद्युत विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, कौन से यहाँ पर सही हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो यह एक अदिश राशि है, तो ये तो आपका ठीक करेक्ट हो जाएगा। जो विद्युत विभव है ये आपकी एक अदिश राशि हो जाएगी और ये सदिश राशि है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सही का चयन करना है, तो केवल एक जो है यहाँ पर करेक्ट आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है क्या होगा। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उपग्रह में है और पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है वो, तो उसका जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तनीय रहेगा, लेकिन भार जो है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। जब अंतरिक्ष में कोई जाता है तो उसका जो भार है वो वहाँ पर शून्य हो जाएगा, ठीक। इतना आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा पर जाएगा तो चंद्रमा पर जो भार होता है वो होता है पृथ्वी का 1/6। अगर पृथ्वी पर कोई आदमी 60 किलो का तो चांद पर जाकर वो 10 किलो का रह जाएगा, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और अगर वही आदमी अंतरिक्ष में चला जाए तो वो जो है 0 किलो का हो जाएगा, यानी शून्य उसका वजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने का कारण होता है, तो ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो इसका जो आंसर है वो है केशिका क्रिया, केशिकत्व इसको कहा जाता है, ठीक है। ये होता है बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने का कारण इसको कहा जाता है, ठीक है। और पृष्ठ तनाव के कारण जो है जो केशिकत्व है वो क्रिया क्या संपन्न होती है। आपसे ये भी पूछा जाता है किसके कारण होती है, तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा किसी बॉडी की गतिज ऊर्जा होती है, बॉडी की गतिज ऊर्जा होती है, कितनी होती है बॉडी की गतिज ऊर्जा। तो किसी बॉडी की जो गतिज ऊर्जा है वो होती है यहाँ पर एक स्केलर मात्रा भी होती है और उसके संवेग के वर्ग के अनुपात में भी होती है। तो बी और डी दोनों आपके यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर यहाँ माने जाएंगे, ठीक है। बी और डी बोथ जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है, किस बात का संकेत है। अगर वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाती है तो वायु तापमापी की जो रीडिंग है उसमें अचानक गिरावट आ जाती है, तो ये समझना चाहिए कि अब जो है तूफानी होने वाला है मौसम, ठीक है। तो मौसम कैसा होगा, तो मौसम उस समय तूफानी हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है, क्या घटित होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करना है, गलत कथन का चयन करना है यहाँ पर आपको। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर होता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अब चले जाओगे अंतरिक्ष में वहाँ पर जो है भार परिवर्तित हो जाएगा आपका, और चांद पर चले जाओगे वहाँ अलग भार हो जाएगा। तो विभिन्न स्थानों पर जो है भार आपका ये परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान जो है वो ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा गुरुत्व बल का जो मान है ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, तो ये आपका गलत माना जाएगा क्योंकि गुरुत्व जो बल होता है उसका जो मान है वो ऊंचाई बढ़ने पर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा हो जाता है किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे
पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे ही तो जो है भार या फिर बल उसका कहा जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो। तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कौन सा यहाँ पर गलत है, तो केवल बी यहाँ पर आपका गलत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और यह नियम दिया गया है। ये नियम किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको बताना है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो होता है, ये होता है न्यूटन का गति का नियम होता है, और न्यूटन के गति का ये तीसरा नियम है। ठीक है, और इसके द्वारा कहा गया है किसी भी जो वस्तु है उस पर जब प्रत्येक क्रिया के समान जो है विपरीत दिशा से भी प्रतिक्रिया होती है। जैसे नाव वाला आपने किस्सा सुना होगा, जब एक ये किनारा है और ये यहाँ पर एक नाव खड़ी है इस तरह से, इसमें कोई आदमी है, तो जब वो आदमी उसको किनारे की तरफ ले जाएगा और उतरने की कोशिश करेगा तो वो जो है नाव अपनी किनारे से जो है दूर की तरफ भागेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, और ये तीसरा नियम है न्यूटन का। एक भारी रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है और इसी का जो भार होगा, इसका जल में भार कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। एक भारी हिन है, उसमें भार नहीं है, गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर दिया जाता है और उसको फिर जल में ही डाल दिया जाता है, तो उसका जो भार होगा वो हो जाएगा 0। तो जल जो है जब वो नीचे डूबेगा गुब्बारा, तो उसके द्वारा, उसके भार के द्वारा जो है जल को हटा देगा, तो वहाँ पर जो उसका जो भार है वो फिर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ होता है, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलो है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा। जो एक व्यक्ति है वो 60-62 किलो का है, अगर चांद पर जाएगा तो 1/6 जो है वहाँ पर उसका कट जाएगा, यानी वो 10 किलो का रह जाएगा, और अगर वही आदमी अंतरिक्ष में जाएगा तो उसका जो वजन हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है कोई भी वजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाएगा तो क्या होगा। पृथ्वी पर उसका भार घट जाएगा और मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, मात्रा तो क्यों बढ़ेगी, मात्रा तो उतनी रहेगी। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा जबकि मात्रा घट जाएगी, तो मात्रा घटने का भी कोई कारण नहीं, ना बढ़ेगी ना घटेगी। पृथ्वी पर उसका जो भार है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, ऐसा भी नहीं है, अपरिवर्तित भी नहीं रहेगी। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दिखाया गया है यहाँ पर, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो क्या होगा। क्वेश्चन को किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हर बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आर में, कभी यूपीपीसीएस में, कभी लोअर में। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस सबसे ज़्यादा आपसे पूछता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका जो भार है वो घट जाएगा। ठीक है, उसका जो भार है वो घट जाएगा जब चंद्रमा पे जाएगा, और चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी का वो होता है 1/6। ठीक, अगर कोई चीज़ यहाँ पर जो है 6 किलो की है पृथ्वी पर, तो चांद पर जाकर वो 1 किलो की रह जाएगी। इस तरह से वो 1/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा। आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। तो वस्तु की जो मात्रा है अगर उसको बदल देते हैं तो आपका जो घनत्व है वो आपका उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अपरिवर्तित रहेगा आपका घनत्व उसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी ये आपको बताना है। सौ ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए और कौन सी जो राशि है वो नहीं बदलेगी। तो आपकी जो राशि है वो नहीं बदलेगी, वो है आपकी आयतन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। जो लोलक घड़ियाँ यानी कि एक वो होती है जिसमें इस तरह से वो टंगा होता है घड़ी के अंदर। ठीक है, ऊपर यहाँ पर घड़ी होती है और ये आपका कभी इधर जाता है कभी आपका इधर जाता है, तो इसको जो है लोलक कहा जाता है। और ये
गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो गर्मियों में जो है इसकी जो हाइट है, लंबाई है, वो बढ़ जाती है और इसका जो घूमने का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ कहेंगे कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और इससे जो है इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचेंगे तो पानी की सतह से ऊपर बाल्टी जो है वो भारी हो जाती है। ये कुआं है इस तरह से और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो यहाँ से हमने एक जो है रस्सी में बाल्टी इस तरह से यहाँ पर बाल्टी फेंकी है और उस बाल्टी में जो है पानी भर गया। जब तक ये पानी की सतह तक आएगी तब तक वो बहुत हल्की रहेगी। जब वो पानी की सतह से यहाँ पर बाहर आ जाएगी तब वो जो है भारी हो जाएगी। ठीक है, तो पानी की सतह के नीचे जो है वो यहाँ लिखा गया पानी की सतह से ऊपर वो भारी हो गई है। तो पानी की ये सतह है और इससे ऊपर वो भारी हो जाती है। बिल्कुल ये आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। पानी की सतह से ऊपर वो हल्की हो जाएगी, हल्की नहीं होगी। ठीक है, पानी से बाहर अगर स्थिरता खो बैठता है ये गलत हो जाएगा। पानी से अगर उसका द्रव्यमान प्राप्त हुई है ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीसा की जो मीनार है वो झुकी हुई मीनार है लेकिन गिर नहीं जाती है, क्यों? क्यों नहीं गिरती है वो जबकि वो झुकी हुई है? तो वह शीर्ष भाग में पतली है, टेपर हो गई है, तो ऐसा तो नहीं होता है। बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, ऐसा भी नहीं है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्न स्थिति में रहता है, ये भी गलत है। सही हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो अंदर तल तक जाती है। ठीक है, इस तरह से ये दिखाई गई है यहाँ पर जो पीसा की है झुकी हुई मीनार, तो ये जो है कभी भी गिरती नहीं है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की जो स्थिति है वो क्या होगी? बम के नीचे पहुंचने तक जो हवाई जहाज की स्थिति है वो है बम के ठीक ऊपर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपका बनता है और ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपीपीएससी के जो है प्री में भी पूछा गया है। प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम ताप है वो निर्भर करता है। प्रेशर कुकर के अंदर का जो ताप है वो निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है ये करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन। ठीक है, तो ये होता है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? तो इसका जो कारण है वो है अधिक ऊंचाई पर जाने पर जब वायु दाब जो है उसमें जो है कमी आ जाती है। तो वायु दाब में कमी के कारण जो है पेन से स्याही निकलना शुरू हो जाती है। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। तो रॉकेट जो कार्य करता है वो करता है रेखीय संवेग संरक्षण पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? किस सिद्धांत पर करता है रॉकेट काम? क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, एक लाइन में भी दिया जा सकता है, वन लाइनर के फॉर्म में भी दिया जा सकता है और इसका जो आंसर होगा वो हो जाता है यहाँ पर संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण के द्वारा जो है रॉकेट काम करता है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? जेट इंजन कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो जेट इंजन भी जो है ये रैखिक संवेग पर ही काम करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। जेट इंजन जो है रेखीय संवेग पर ही काम करता है और जेट इंजन के जो आविष्कारक हैं ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये हो जाते हैं फ्रैंक व्हीटल। ठीक है, फ्रैंक व्हीटल हो जाते हैं जेट इंजन के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन यहाँ हो जाता है जेट हवाई यान नीचे से स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल इसको कहा जाएगा बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, क्योंकि ये क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? क्यों उड़ता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में? स्ट्रेटोस्फीयर यानी इसको समताप मंडल कहा जाएगा। तो ये उड़ता है नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी हवाएं नहीं होती हैं, ये भी करेक्ट हो जाता है, इसलिए वो जो है अपनी एक दिशा में ही उड़ता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और दोनों सही दिए गए हैं आपके, एक और दो दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, सही तो आपसे पूछा गया था, तो एक और दो दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही है। दो निष्कर्ष दिए गए हैं, कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यह पहला हो जाता है कथन हमारा, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक लागत से धक्का देना पड़ता है, अधिक ताकत से उसको धक्का देना पड़ता है। तो इसका जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा। तो किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है तो ये ऐसा नहीं होगा, भार जो है उतना का उतना ही रहेगा। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, ऐसा भी नहीं है। एक बार ही गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। जब एक बार गाड़ी चल जाती है तो उसका जो घर्षण है वो कम हो जाता है। और अभ्यास में निपुणता, ये भी गलत यहाँ पर माना जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा यहाँ पर सही है, तो केवल सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। कौन सा परिणाम सही होगा अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, पृथ्वी अपनी तरफ खींचना बंद कर दे, तो क्या होगा। तो ये होगा, वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा, यानी वो अंतरिक्ष की तरह ही काम करेगा। अंतरिक्ष में जो वस्तु का भार है वो शून्य होता है, तो यहाँ पर भी वो अंतरिक्ष की तरह ही काम करेगा और द्रव्यमान जो है उसका वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता है। तो यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसको दोगुना कर दिया जाता है, तो अगर वो दोगुना कर दिया जाएगा जितना अब है, तो ये अब जितना है उसका जो है चौथाई भाग वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जितना है उसका चौथा भाग ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार है, किसी वस्तु का भार आपसे पूछा गया है। तो किसी वस्तु का जो भार है वो होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, ये पृथ्वी है तो यहाँ पर ध्रुवों पर जो है ये अधिकतम हो जाएगा भार। और ये किसी भी वस्तु का हो सकता है, चाहे आदमी का हो चाहे किसी वस्तु का हो, किसी का भी जो भार है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में भार उसका क्या होगा। लोहे की कोई गेंद है, अंतरिक्ष पृथ्वी पर भार उसका 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में उसका भार होगा, तो अंतरिक्ष में तो कोई भार होता ही नहीं, तो वहाँ पर जो है शून्य हो जाएगा। चाहे वो 100 किलो की है, चाहे 10 किलो की है, चाहे वो 50 किलो की है, अंतरिक्ष में जाकर जो है वो शून्य ही हो जाएगा। अभी आपसे पूछा गया है मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का जो भार होता है वो कितना होता है। तो मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान नहीं होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम भी नहीं होता है, और मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक, ऐसा भी नहीं है। तो ध्रुवों पर केवल ये पृथ्वी है और इसके जो ध्रुव होते हैं उन पर जो है अधिकतम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। जो वायुमंडलीय दाब है अचानक अगर वो गिरता है तो वो क्या जो है इंगित करता है। तो जो हमारा वायुमंडलीय दाब है अगर वो अचानक गिर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो तूफान आने का संकेत देता है। ठीक है, तो तूफान आने वाला है। ठीक है, इस तरह से वो बता देता है, तूफान की सूचना देता है। और पारे का जो है बढ़ना जो है वो जो है अच्छे मौसम को संकेतित करता है। अगला क्वेश्चन बनता है, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, एक स्थिर जल में रुका हुआ जल है और वो नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगी। किनारे की ओर ही बढ़ जाएगी, ये गलत हो जाएगा, किनारे की ओर नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। ठीक है, किनारे से दूर बढ़ेगी तो बिल्कुल यहाँ पर जो है किनारे से जो है वो दूर बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है और ये न्यूटन का जो है तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। ठीक, तो आपसे पूछा गया था एक व्यक्ति है स्थिर जल में खड़ा है नाव में और किनारे की ओर अगर वो चलता है तो नाव जो है वो किनारे से दूर हट जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? तो जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की जो सतह है वो अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी अगर पानी से भरे हुए एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया जाता है, क्योंकि जो बर्फ़ का टुकड़ा है जब वो पिघल जाएगा तो जो उससे पानी बना है वो उतने ही स्थान को घेरेगा जितने में बर्फ़ वो डूबी हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो पानी की जो सतह है वो अपरिवर्तित वहाँ पर रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है। एक गाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है, ठीक है, एक आदमी जो है इंजन की तरफ मुंह करके यहाँ पर बैठा है और वो एक सिक्का उछालता है, तो सिक्का है वो गिरेगा उसके पीछे की तरफ। सिक्का उसके पीछे की तरफ गिरता है तो रेलगाड़ी चल रही है। तो रेलगाड़ी किधर की ओर चल रही है? तो आगे अपरिवर्तित, तो आगे जाएगी तो अपरिवर्तित कैसे हो जाएगी? पीछे अपरिवर्तित, तो पीछे को थोड़ी चलेगी गाड़ी। आगे अवमंदन, अवमंदन भी नहीं होगी, तो आगे हो जाती है गतिवर्धन। तो आगे चल रही है और गति उसका जो है चेंज हो रही है, गतिवर्धन उसमें हो रहा है। ठीक है, तो सिक्का तभी तो पीछे गिरेगा उसका। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए यहाँ पर। जब एक ट्रेन आगे चल रही है, ठीक है, और जब जो सिक्का है वो तो अपनी उसी अवस्था में, लेकिन ट्रेन जो है वो थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी, तो इसलिए जो है सिक्का अपना जो है उसके पीछे गिर जाएगा। इस तरह से जो है इसका ये नियम होता है। तो आगे गतिवर्धन के साथ जो है वो चल रही है ट्रेन। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्रियों का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? जब एक रेलगाड़ी चलती है तो उसमें जो बैठे हुए यात्री हैं उनका जो सर है वो पीछे की ओर झुक जाता है, तो ये होता है गति का जड़त्व नियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और ये जड़त्व का नियम इसको कहा जाता है। क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। और चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हमारा समाप्त हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।